आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट के ओवरऑल मूड के बारे में। यूएस ईरान टेंशंस, गवर्नमेंट के बड़े अनाउंसमेंट्स, एमएससीआई इंडेक्स का चेंजेस और कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के अर्निंग्स और बिजनेस अपडेट के बारे में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। मार्केट्स पिछले लगातार 3 दिन से काफ़ी प्रेशर में थे, लेकिन आज का दिन थोड़ा स्टेबल रहा। आज मार्केट्स ने न्यूट्रल जोन में क्लोज किया है, जो पिछले 3 दिनों की शार्प सेलिंग के बाद रिलीफ रैली या कंसोलिडेशन फेज की तरह दिख रहा है। आज मार्केट्स में आईटी सेक्टर में 1% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है और मेटल सेक्टर ने मार्केट्स को लीड किए हैं और 3% क्लोज पर हुए हैं। आज ईरान एंड यूएसए वॉर के रिलेटेड उतना कुछ अपडेट्स नहीं है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कुछ स्टेटमेंट करे हैं। ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अभी ईरानियन ऑफिशियल्स के साथ डायरेक्ट बातचीत कर रही है और ये भी बात कहा है कि वो कोई अग्रीमेंट तक पहुंचने के लिए किसी जल्दी में नहीं है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते और उन्होंने कॉन्फिडेंस से बताया कि 100% वो ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को हासिल कर लेंगे। उनका मानना है कि ईरान के मामला बस थोड़ा वक्त की बात है और सीज फायर के रिलेटेड और स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए कुछ अपडेट्स नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है। गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स पर बेसिक ड्यूटी अब 10% हो गया है। इसके साथ 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी लगाया गया है। टोटल इंपोर्ट टैक्स अब 15% हो गया है, जो पहले सिर्फ 6% था। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी का बढ़ाना जनरली ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। इसका पहला रीज़न कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से रॉ गोल्ड एक्सपेंसिव होता है। इसका मतलब कंपनीज को अब ज्वेलरी बनाने के लिए ज़्यादा पैसे खर्चे करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न रिटेल प्राइसेस एंड डिमांड। जब कंपनी की कॉस्ट बढ़ती है तो वो उस कस्टमर पर पास कर देती है। गोल्ड ज्वेलरी महंगी होने की वजह से रिटेल डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि लोग परचेज पोस्टपोन कर देते हैं। तीसरा रीज़न वर्किंग कैपिटल प्रेशर। हाइयर टैक्सेस की वजह से कंपनीज को अपना इन्वेंटरी यानी स्टॉक मेंटेन करने के लिए ज़्यादा कैश ब्लॉक करना पड़ता है, जो उनके बैलेंस शीट पर प्रेशर डालती है। शॉर्ट टर्म में ये हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन अगर कंपनी के पास पहले से पुराना स्टॉक पड़ा है जो उन्होंने पुरानी लो ड्यूटी पर खरीदा था, तो उनकी इन्वेंटरी की वैल्यू बढ़ती जाती है। मगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हाई ड्यूटीज हमेशा एक रुकावट बनती है। इन शॉर्ट, हाई ड्यूटी से ज्वेलरी कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स वॉल्यूम दोनों हिट होते हैं, इसलिए ये स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है। नेक्स्ट, इंडियन कैबिनेट से 3 मेन अनाउंसमेंट्स आया है कि पहला, कोल गैसिफिकेशन स्कीम। कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन स्कीम के लिए 37,500 करोड़ अप्रूवल किया गया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शर्कीज धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लेन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए 20,665 करोड़ की अप्रूवल मिली है। तीसरा, खरीफ एमएसपी बजट ईयर 2026-2027 के लिए खरीफ एमएसपी के वास्ते 2.6 लाख करोड़ अप्रूवल किया गया है। पहले, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है और इससे किस स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट होगा, देखते हैं। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोल को बिना जलाए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर केमिकल्स का यूज़ करके सिंथेटिक गैस यानी सिन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कोल को ऑक्सीजन, स्टीम और CO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ताकि हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन के मिक्सचर प्रोसीजर हो सके। ट्रेडिशनल कोल बर्निंग के मुताबिक ये एक क्लीनर टेक्नोलॉजी मानी जाती है, क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स को आसानी से फिल्टर किया जा सके। अब इंडियन कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन स्कीम के लिए 37,500 करोड़ अप्रूव किया गया है, तो इसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट कोल इंडिया एंड BHEL पर होता है। दूसरा, सर्कीज डोलेरा एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के लिए 20,665 करोड़ अप्रूव होने से रोड कंस्ट्रक्शंस और लॉजिस्टिक कंपनीज जैसे IRB इंफ्रास्ट्रक्चर या KNR कंस्ट्रक्शन को फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा, खरीफ क्रॉप्स के लिए 2.6 लाख करोड़ का MSP पे आउट अप्रूव हुआ है। इसका असर
फर्टिलाइजर और एग्रीकेमिकल सेक्टर पर पड़ेगा। नेक्स्ट, MSCI ने ट्यूसडे को अपनी ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में कुछ चेंजेस किए हैं। नया एडिशंस जो इंडेक्स में शामिल हुए हैं: MCX, नैल्को, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक। डिलीशंस जो इंडेक्स से बाहर निकाले गए हैं: Hyundai मोटर्स, जुबिलेंट फूडवर्क्स, कल्याण ज्वेलर्स, RVNL। और इधर आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज में वेट इंक्रीज किए गए और कुछ कंपनीज में वेट डिक्रीज किए गए हैं। जिन कंपनीज को वेट इंक्रीज किया और ऐड किया इंडेक्स में, उनके लिए पॉजिटिव है, और जिन कंपनीज में वेट डिक्रीज किया और डिलीट किया इंडेक्स में, उनके लिए नेगेटिव है। ये सारे चेंजेस मई 29, 2026 को मार्केट क्लोज होने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट, टोरेंट पावर के एक अनाउंसमेंट आया है कि कंपनी मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए कैपेक्स में एक बड़ा शार्प इंक्रीज सिग्नल किया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2026 के 8,720 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये इंक्रीज एग्रेसिवली रिन्यूएबल और एनर्जी स्टोरेज एक्सपेंशन प्लान्स की वजह से है, ताकि इंडिया के एनर्जी ट्रांसमिशन में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कर सके। साथ ही कंपनी फाइनेंशियल कॉस्ट और लेवरेज पर ध्यान दे रही है। टोरेंट पावर ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCDs के जरिए प्राइवेट प्लेसमेंट से 100 बिलियन रुपीस तक रेज करने वाली है। नेक्स्ट, डॉक्टर रेड्डीज लैब से बिजनेस अपडेट आया है कि डॉक्टर रेड्डीज के एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि वो अगले कुछ ही दिनों में वो भी इसी महीने कनाडा में सेमाग्लुटाइड लॉन्च करने वाले हैं। एनालिस्ट का एस्टिमेशन ये है कि सिर्फ कनाडा से फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनी को लगभग $150 मिलियन अप्रॉक्स 1250 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स इसे 80 से 100 मिलियन डॉलर्स के रेंज में भी देखती है। और अगले कुछ दिनों में इंडिया में भी सेमाग्लुटाइड टैबलेट्स लॉन्च करने की सोच रहे हैं, और कंपनी को लॉन्ग टर्म आइडिया ये है कि वो इवेंचुअली सारे मार्केट्स में ओरल टैबलेट्स और इंजेक्टेबल सेमाग्लुटाइड लॉन्च करेंगे। तो ये अपडेट डॉक्टर रेड्डी स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। अब कंपनीज के रिजल्ट्स देखते हैं। पहला, HPCL की अर्निंग रिजल्ट्स देखते हैं। HPCL का प्रॉफिट 4,072 करोड़ से बढ़कर 4,902 करोड़ हो गया है, जो कि 20.4% का जंप है। इस साल रेवेन्यू 1.1 लाख करोड़ पर फ्लैट रहा है, यानी पिछले साल की कंपैरिजन में कोई चेंजेस नहीं हुए। ऑपरेशन प्रॉफिट्स यानी EBITDA 7,019 करोड़ से बढ़कर 8,979 करोड़ हो गया है, यानी 27.9% ग्रोथ देख सकते हैं। मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं, जो 6.1% से बढ़कर 7.8% हो गया है, और कंपनी ने 19.25 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ओवरऑल रिजल्ट्स के मुताबिक कंपनी ने प्रॉफिट्स और मार्जिन्स में काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। नेक्स्ट, सिप्ला का अर्निंग रिजल्ट्स देखते हैं। सिप्ला का प्रॉफिट्स 1222 करोड़ से गिरकर 555 करोड़ हो गया है, जो कि 54.6% की बड़ी गिरावट है। रेवेन्यू में भी थोड़ी कमी आई है, ये 6,730 करोड़ से घटकर 6,541 करोड़ हो गया है, मतलब 2.8% डाउन हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स 1,538 करोड़ से नीचे गिरकर 955 करोड़ पर आ गया है, जो 37.9% का ड्रॉप है। मार्जिन्स में भी काफी नुकसान हुए हैं, यहाँ 22.8% से गिरकर 14.6% हो गया है। ओवरऑल रिजल्ट्स के मुताबिक सिप्ला के लिए एक क्वार्टर काफी वीक है। नेक्स्ट, TVS मोटर कंपनी का रिजल्ट्स देखते हैं। पहले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखे तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 47,270 करोड़ रिकॉर्ड किया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 30% बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 40% की ग्रोथ हुई है, जो 4,975 करोड़ तक पहुंच गया है, और ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन भी इम्प्रूव होकर 12.9% हो गया है। कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स रिकॉर्ड की है, जिसमें 58.9 लाख यूनिट बेचे गए हैं। ये लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 24% ग्रोथ हुए हैं, और Q4 रेवेन्यू 12,808 करोड़ रहा। इस क्वार्टर का EBITDA मार्जिन 13.1% रहा। इस क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 997.7 करोड़ रहा, और कंपनी बोर्ड ने 12 रुपये पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जिसका टोटल पे आउट 570 करोड़ है। इसी के साथ कंपनी ने 4 बोनस NCRPS यानी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट किया है हर एक शेयर के बदले। और TVS मोटर का सेल्स सेगमेंट वाइज देखे तो
मोटरसाइकिल्स में 24% ग्रोथ, स्कूटर्स में 27% ग्रोथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 33% ग्रोथ और थ्री व्हीलर्स में 63% ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल टीवीएस मोटर्स ने इस साल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। नेक्स्ट, टाटा मोटर्स लिमिटेड कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का अर्निंग्स देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 का टोटल रेवेन्यू 77,400 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 11% ज़्यादा है। फोर्थ क्वार्टर में एबिडा मार्जिन 13.9% तक पहुंच गया है, जो कंपनी का मार्जिन टारगेट को क्रॉस कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,400 करोड़ रहा। इस प्रॉफिट में 3,700 करोड़ की एक्सेप्शनल आइटम्स जैसे इन्वेस्टमेंट लॉसेस और न्यू लेबर कोड इम्पैक्ट का असर भी शामिल है। कंपनी ने 9,200 करोड़ का स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट किया है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स के लिए फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है, जो कि 4 रुपये पर इक्विटी शेयर के लिए। की बिजनेस हाईलाइट देखें तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में टोटल होल सेल्स 1,32,000 यूनिट्स रही, जो 25% की ग्रोथ दिखाती है। पूरा साल के लिए टोटल होल सेल्स 4,28,000 यूनिट्स थी। डोमेस्टिक कमर्शियल मार्केट में टाटा मोटर्स का शेयर 35.7% रहा। इसमें हेवी कमर्शियल व्हीकल का शेयर सबसे ज़्यादा 55% था। कंपनी का बिग ऑर्डर्स देखें तो इंडोनेशिया से 70,000 व्हीकल्स का बड़ा ऑर्डर मिला है और इंडिया के स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से 5,000 बसेस के ऑर्डर मिली है। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल रिजल्ट्स अच्छे हैं। नेक्स्ट, भारती एयरटेल का अर्निंग्स रिजल्ट्स देखते हैं। कंपनी का टोटल रेवेन्यू 55,383 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुताबिक 15.7% ज़्यादा है। नेट इनकम 7,245 करोड़ रही। एबिडा 32,038 करोड़ रही, जिसमें मार्जिन 57.8% था। एयरटेल ने एक बड़ा माइलस्टोन क्रॉस किया है। अब उनके टोटल कस्टमर्स 666 मिलियन अक्रॉस 15 कंट्रीज में है। कंपनी अब कस्टमर बेस के हिसाब से ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम बन गई है। इसी भारती एयरटेल का इंडिया बिजनेस हाइलाइट्स देखें तो इंडिया बिजनेस क्वार्टरली रेवेन्यू 39,566 करोड़ मिला है, जो ईयर ऑन ईयर 7.7% ग्रोथ हुआ है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी आरपू इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा 257 रुपीज़ रहा और स्मार्टफोन डाटा कस्टमर्स पिछले एक साल में 20 मिलियंस बढ़े हैं। इस क्वार्टर में 0.8 मिलियंस नए पोस्टपेड कस्टमर्स जुड़े हैं। इस सेगमेंट में 37.3% की शानदार ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। इस क्वार्टर में उन्होंने 1.1 मिलियन नए कस्टमर्स ऐड किए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है कि फुल पेड अप शेयर्स को 24 पर शेयर एंड पार्शियली पेड अप शेयर्स को 6 पर शेयर डिक्लेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया अर्निंग्स देखते हैं। पहले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू 22,847 करोड़ रहा, जो पिछले साल 19,464 करोड़ के मुताबिक काफ़ी बढ़ा है। इस साल टोटल इनकम 23,234 करोड़ जनरेट हुए। ग्रुप का टोटल नेट प्रॉफिट 1,118 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 1,054 करोड़ था। बोर्ड ने शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड अनाउंस किए हैं। फाइनल डिविडेंड 1.5 पर इक्विटी शेयर रिकमेंड किए गए हैं। इंटरिम डिविडेंड 2 रुपीज़ को मिलाकर इस साल का टोटल डिविडेंड 3.50 रुपीज़ पर शेयर हो गया है। तो यह है दोस्तों आज का कंप्लीट मार्केट अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।